नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 जो कि कक्षा 10 NCERT में है और उसी को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 क्या है। प्रश्नावली 5.1 उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये मूल किताब है NCERT की और उसी में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ये कुछ प्रश्न इसमें जो दिए गए हैं वो बहुत ही साधारण, ये पहचानवा रहे हैं कि ये देखिए जो भी प्रश्न है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। पहले के जो 4 खंड दिए गए हैं उसमें पहला जो प्रश्न का पहला खंड है उसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद। सबसे पहले सवाल क्या है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्नावली 5 निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है और क्यों है, ये हमको बताना है। तो पहला क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। जैसे ये समझिए, ये है, ये पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया पड़ जाता है, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये पड़ेगा। पहले किलोमीटर जो है उसमें 15, फिर आगे की जो किलोमीटर्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, ऐसे ही जो भी होगा, तो पहले किलोमीटर के लिए तो हमें 15 रुपया किराया देना पड़ेगा और उसके बाद के जो किलोमीटर्स आएंगे उनमें हमें 8 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर इसमें 15 + 8 अर्थात 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया, फिर 23 + 8 फिर 8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि जब पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर 15 + 8, फिर 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8 + 8, यानी 8 जुड़ता जाएगा। जितना भी आएगा, जैसे यहाँ 23 आया तो 23 + 8, 23 8 कितना हो गया, 31 हो गया, फिर यहाँ 31 + 8, अर्थात इस प्रकार से चलेगा कि पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए 23, तीसरे किलोमीटर के लिए 31, फिर 8 रुपये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 39। ऐसे ही ये चलेगा। अब आप बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए शर्त क्या होती है, एपी के लिए हम लोग जानते हैं शर्त ये होती है कि उनमें जो भी पद हैं उनके क्रमागत पदों के बीच में देखिए अंतर समान है कि नहीं। तो इसमें अगर देखेंगे तो कितने का अंतर, 8 का, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39, 8 का अंतर है, जो कि बराबर है वही सार्वंतर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए पद एपी में हैं। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि 15 23 31 39 इनके बीच में अंतर जो है 8 का पड़ रहा है, किन्हीं भी 2 पदों के बीच में। जैसे पहला पद है यहाँ पर, ये प्रथम पद कह सकते हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय सेकेंड हो गया, ये तृतीय, ऐसे ही ये चतुर्थ। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो भी पद निकल के आ रहे हैं आगे, ये अपने पहले वाले पद से 8 उसमें जुड़ के प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए पद एपी में है। अर्थात ये जो कथन है या जो यहाँ पर इबारत लिखी गई है, जो प्रश्न लिखा गया है, इन्होंने एक भाषा के रूप में जो प्रश्न लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, अर्थात 8 रुपये जो ऐड होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। तो ये एपी है। और क्यों है, क्योंकि अब एपी है क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है और उनका सार्वंतर 8 है। सार्वंतर कितना है, 8। अंतर सार्वंतर होता क्या, आप लोग ये जानते भी हैं। सार्वंतर का मतलब होता है कि किसी
समांतर श्रेणी में, जैसे यही समांतर श्रेणी जो बनेगी, जैसे 15, 23, 31 और 39, इसमें से दूसरे पद से पहला पद घटाएं और तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं, तो वहां पर जो अगर अंतर समान आता है उसी को हम लोग सार्वांतर कह देते हैं, सार्वांतर, और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको जानने की, बहुत ज़्यादा इस प्रश्न पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि ये पद एपी में है या नहीं। तो ये पद एपी में है, ये आप लोग सीख गए होंगे और जान गए होंगे। अगला क्या है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। अगला है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले मान लीजिए कुल हवा थी वो पूरा 1 थी, या ए मान लीजिए, ए किसी में ए घन सेंटीमीटर हवा थी, या ए मात्रक हवा है, हम कुछ नहीं, हम उसका अगर मात्रक नहीं तो ए इकाई या ए मात्रक उसमें हवा है, तो इसमें से हवा निकल गई, एक बार में हवा निकल गई तो कितनी बची, चौथाई बाहर निकाल देता है। तो A/4 उसने बाहर निकाल दी, अर्थात पहले ए थी तो A/4 बाहर निकाल दी, तो बची कितनी, 3A/4, मतलब A-A/4 इतनी सिलेंडर के अंदर बचेगी कि नहीं बचेगी। पहले कुल हवा है ए और उसमें से A/4 हवा बाहर निकल गई, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4A - A तो बचेगा 3A/4, यानी पहले A फिर 3A/4। अब उसके बाद में जो हवा बची है उसका भी चौथाई बाहर निकलेगा, तो इसका चौथाई कितना हो जाएगा, तो 3A/4 और उसका भी बटे चौथाई यानी 1/4 उसका भी, गुणे 1/4 कर दो या 1/4 यहां पर लगा दीजिए, आप लोग समझ सकते, 1/4 इसका भी 1/4 हमने पहले लगा लिया, तो कितना बचा है इसका 1/4, तो ये हो जाएगा 3A/16, इतनी हवा फिर निकल गई और बची कितनी थी, 3A/4 बची थी, और इसमें से ये अब सिलेंडर के अंदर कितनी बची, इसको यहां पर देख लेते हैं। तो अब सिलेंडर के अंदर बची हवा है, इसको अगर हम घटाएंगे तो इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, और 4 चक्कू 4 तियां 12A - 3A अर्थात 9A/16, 9A/16। अब हम 3 पद ही देखेंगे, ज़्यादा पद देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी समांतर श्रेणी जानने के लिए हम लोग 3 पद होने चाहिए, और 3 पद से हम जान सकते हैं कि दिए गए पद किस श्रेणी में है। तो यहां पर पहला पद है, पहला पद ए, दूसरा पद क्या बचा है, 3A/4, और तीसरा पद है 9A/16, ये पद बचे हैं। अब हम देखें कि क्या ये एपी में है कि नहीं, पद तो है लेकिन ये एपी में है कि नहीं है। उपस्थित हवा की मात्रा, तो पहले ए हवा थी, बाद में इतनी बची, बाद में इतनी, सिलेंडर में, किसी सिलेंडर में पहले ए मात्रक हवा थी, फिर 3A/4 मात्रक बची, फिर 9A/16 मात्रक हवा उसके अंदर बची। अब हम देखें कि दूसरे पद से पहला पद, अगर हम यहां पर A2 - A1 करें, अर्थात A2 का मतलब है दूसरे पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा, 3A/4 - A, और इसको अगर हम हल करेंगे, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम हल करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, देख लीजिए, 3A/4 - A, तो ये हम देख सकते हैं कि 3A -4A/4, और ये हो जाएगा -A/4, इतना आ गया A2 - A1। 3A - 4A कितना, 4A में से 3A, ये निगेटिव बचेगा -A/4। अब उसी प्रकार से A3 - A2 करके देखते हैं, तो 9A/16 - 3A/4, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 9A - 4 चक्कू 4 तियां 12, तो कितना बचा, 9A - 12A, 9A में से 12A निकल गए, कितने बचे हैं बताइए, 3A, तो 3A/16 माइनस का बचेगा, माइनस का 3A/16, तो ये अलग आ रहा है,
चूंकि हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दिए गए पद AP में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, अर्थात किसी बेलन में जो उपस्थित मात्रा बचेगी और जो कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन के अनुसार उसमें जो सिलेंडर के अंदर हवा बचेगी वो कितनी बचेगी? वो निरंतर जो अगले चरण में बचेगी, यानी पहले जो थी उसके बाद बचेगी, उसके बाद बचेगी, और जो ये आएगा वो AP में नहीं होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सार्वधातर नहीं आ रहा है, अर्थात अंतर दो पदों के बीच में, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, इसलिए इनका हम कह सकते हैं जो सार्वधातर है वो सार्वधातर है ही नहीं। सार्वधातर, अब ये नहीं कह सकते सार्वधातर समान नहीं, सार्वधातर होता तो सार्वधातर का मतलब ही होता है कि अंतर समान है, सार्व है, कॉमन है, तो समांतर श्रेणी अगर होगी तभी सार्वधातर होगा। समांतर श्रेणी है ही नहीं तो सार्वधातर है ही नहीं, अंतर तो है लेकिन सार्वधातर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए पद AP में नहीं है। आगे इसी का हम लोग तीसरा खंड देखने का प्रयास करते हैं, और तीसरा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ये हूबहू इसका जो पहला खंड था उसी के जैसा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई। तो ये पहले का तीसरा खंड है यहाँ पर, और प्रत्येक मीटर यानी पहले मीटर की खुदाई कुएं की 150 रुपया पड़ता है। कितना पड़ता है? 150 रुपये। उसके बाद जो भी मीटर है उसमें पड़ेगा, ऐड हो जाता है, उसमें कितना बढ़ जाता है? 50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। तो 150 इसमें, इसके बाद में कितनी होगी? 150 प्लस 50, 150 प्लस 50। उसके बाद की जो अगला जो होगा उसमें कितना होगा? 150 प्लस 50, तो इतना ही हो गया था, प्लस 50 फिर से और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं समझ पाए, यानी इस वाले मीटर की 150, इस वाले मीटर की कितनी पड़ेगी? 150 और 50 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 200, इस वाले की हो जाएगी 250। इस प्रकार से ये चल रहा है। तो आप लोग जान ही सकते हैं कि 150 कामा 200 कामा 250, और ऐसे ही आगे अगर हम जाएंगे तो 300 आएगा। तो दिए गए पद क्या हैं? AP में हैं कि नहीं? तो ये AP में हैं, डायरेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे अर्थात 200 माइनस 150 करेंगे वो भी 50 आएगा, और 250 माइनस 200 करेंगे वो भी 50 आएगा। तो इसमें अंतर जो है वो सार्व है, अर्थात कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो दिए गए पद AP में हैं, ये बनेगी AP, यहां पर बन जाएगी। ये तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं इसी का। तो चौथा क्या है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चौथा दिया गया है, देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। और खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, अब आप लोग जानते होंगे मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्र धन बन जाता है। ब्याज में ब्याज और मूलधन का जो योग होता है, कोई भी जैसे पैसा है कहीं जमा किया, बैंक में जमा किया, तो बैंक में हर साल क्या होता है, उस पर ब्याज मिलता है। तो जो रुपया आपने जमा किया और उसको ब्याज जितना मिला वो टोटल मिलकर जो भी धन बनता है वो मिश्र धन कहलाता है। तो टोटल अमाउंट कहलाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे 10,000 रुपये है, कितना रुपया है? 10,000 है,
और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जानते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज का मतलब है कि जैसे 10,000 रुपये आपने जमा किए हैं तो 10,000 का 4% मिला अगले साल, तो जो ब्याज है वो ब्याज जुड़ के पैसा तो आपका हो जाएगा, वो मिश्र धन कहलाएगा। लेकिन अगले दूसरे वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष के बाद जो अगला वर्ष चालू होगा उसमें जो पैसा होगा, उसमें जो पैसा, उस पर ब्याज 10,000 रुपये पर ही मिलेगा, वही वो साधारण ब्याज होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि एक साल के बाद जो मिश्र धन होता है वो मूल धन का काम करने लगता है, वो मूल धन का काम करने लगता है। अर्थात 1,000, जैसे ये समझिए कि जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 को हम और साधारण कर जैसे 100 रुपये हैं और 4% वार्षिक ब्याज की दर से ये जमा, तो 100 पे 4 मिलेगा, तो एक साल बाद इसका 104 रुपये हो जाएंगे। अर्थात 100 जो है मूलधन है और 4 क्या है, ब्याज है। 100 मूलधन है और 4 ब्याज है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ए प्लस जो यहाँ पर होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n। ये मिश्र धन का फार्मूला यहाँ पर निकलते हैं। P का मतलब प्राइम वैल्यू होता है, A का मतलब टोटल एसेट जो निकल के आता है, और n नंबर ऑफ ईयर होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आप लोग पहले फार्मूला पढ़े, हम उसको साधारण तरीके से यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मिश्र धन का मतलब है इसमें कितना हो जाएगा, जैसे 100 रुपया है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी ने लिया है, तो 100 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 104 रुपया उसका जो अगले साल जो हो जाएगा वो मिश्र धन हो जाएगा एक साल के बाद अगर हम बात करें। और अगले साल फिर से उसमें अगर साधारण ब्याज है तो अगले साल कितना, 4 रुपया फिर ब्याज मिल जाएगा तो 108 हो जाएगा। फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 4 का फिर 4 रुपया मिल जाएगा। जैसे साधारण, अगर साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें तो पहले 100 है, अगले साल 104 हो जाएगा, उसके अगले साल कितना, फिर 4 रुपया मिल जाएगा तो 108 हो जाएगा। ये क्या है, ये मिश्र धन चल रहा है। पहले मिश्र धन क्या, पहले तो 100 रुपया तो उसके पास जो था वही है, फिर 104 हो गया, तीसरे साल 108 हो जाएगा, फिर 112 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जब साधारण ब्याज में कोई पूछा जाएगा तो वो एपी में रहेगा। आप लोग ये ध्यान रखें कि जब साधारण ब्याज में रहेगा तो वो एपी रहेगा, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में रहेगा तो वो एपी में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपया था तो पहले साल तो 100, अगले साल 104 हो जाएगा, लेकिन उसके अगले साल 4 रुपया नहीं मिलेगा, 4% लगेगा 104 का, 104 का 4% जो होगा वो ब्याज मिलेगा उसको। एक यानी 100 का ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा 104 रुपए पर। अगले साल का जो मिश्र धन है वो अगले वर्ष के लिए वो मूल धन का काम करने लगता है। तो 104 का अगर 4% हम निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 104 गुणे 4/100, आप लोग जानते होंगे, या इसका गुणा कर लीजिए 104, 4 चक्कू 16, 4 इक्कन 4, 4.16 रुपए, यानी 4 रुपया 16 पैसा। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, पहले 100 फिर 104, फिर 104 में 4 रुपया 16 पैसा जुड़ेगा तो 108.16। अब इसी प्रकार से अगले साल क्या होगा, उसका जो 4% निकाला जाएगा वो इसका 4% निकाला जाएगा। यानी वर्ष दर वर्ष जो है अगले वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाता है, वो मूल धन बन जाता है। क्या बन जाता है, मूल धन बन जाता है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा हो जाती है। अब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10,000 पहले है, उसके अगले साल कितना हो जाएगा, एक साल बाद हो जाएगा 8%। 10,000 का अगर हम लोग 8% निकालेंगे, 10,000 गुणे 8/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पे 800 रुपये ब्याज हो जाएगा। 10,000 का कितना ब्याज हो जाएगा एक साल में, 800 रुपये। 8% चक्रवृद्धि ब्याज है तो 800 रुपये 10,000 का ब्याज निकल के आ जाएगा।
लेकिन उसके अगले साल अगर हम निकालेंगे, यानी पहले साल देखिए, पहले साल तो 10,000 है, पहले साल 10,000 तो जमा ही किया है उसने, पहले साल कितना है 10,000, समझ रहे हो कि नहीं। हम साधारण फार्मूला बताते हुए ना, हम साधारण बता रहे हैं। उसके अगले साल कितना हो जाएगा 10,800, 10,800, ठीक है 10,800। अब उसके अगले साल इस पर ब्याज मिलेगा, यानी 10,800 का भी 8% जब निकाल लेंगे, इसका 8% निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए। 8 अट्ठे 64, 8 एकन 8, यानी 864 रुपया और मिल जाएगा। 10,800 में 864 और जोड़ दीजिए, 10,800 में 864 और हम जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 और यहाँ पर हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा 11,664, 11,664। अब उसके अगले साल ये जो होगी ये मूलधन बन जाएगी, इसका 8% निकालेंगे तो ऐसे चलेगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका अंतर अगर करेंगे तो कितना निकलेगा 800, और इसका अंतर करेंगे तो कितना निकलेगा 864। अर्थात किन्हीं दो पदों के बीच जो है अंतर समान नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पद एपी में नहीं होंगे। अर्थात खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो ये जो होंगे ये जो भी पद आएंगे या ये जो कंडीशन होगी ये एपी में नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे पहले के चारों खंड हो जाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इसी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के पहले 4 पद लिखने, अर्थात शुरुआती 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। तो दूसरे में देखिए पहला क्या दिया गया, ए बराबर इसमें दिया गया 10, ए का मतलब है पहला पद 10 है और डी बराबर भी 10 ही है। बहुत आसान है, आप लोग कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी होती क्या, पहला पद अगर ए है तो ए, अगला पद क्या हो जाता है ए प्लस डी, उसका अगला हो जाता है ए प्लस 2d, इस प्रकार से। और 3 पद अगर हम लिख देंगे उसके बाद हमको डॉट 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 हम डॉट 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 कर देंगे, तीसरे के बाद चौथे पद लिखने की आवश्यकता नहीं होती, 3 पद से ही हमारा ये क्लियर हो जाता है कि ये एपी हो गई है। तो पहला पद क्या 10, फिर ए प्लस डी अर्थात 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 10 गुणे 2 या 2 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर कामा लगा के डॉट डॉट डॉट, तो 10 20 और फिर कितना हो जाएगा 30, समझ रहे हैं कि नहीं। 10 10 10 20 और 10 10 दूनी 20 और 10 30, ऐसे ही अगला 40 हो जाएगा। या समझिए 10 10 जुड़ रहा है, पहले 10 है, फिर सार्वधातर डी जुड़ेगा 20 होगा, फिर 10 जुड़ेगा 30 होगा, फिर 10 जुड़ेगा 40 होगा। तो इस प्रकार से ये हमने, और इसमें लिखना कितना है, प्रथम 4 पद लिखने, 4 पद लिखने हैं, तो ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d, तो a प्लस 3d करेंगे तो इसके बाद में यानी 10 प्लस 3 गुणे 10, तो 10 यहाँ 30 10, अगला पद कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो पहले 4 पद हो गए 10 20 30 40, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी है सार्वधातर को जोड़ते जाइए, पहले पद को हूबहू वैसे लिख दीजिए, उसके बाद फिर जो भी सार्वधातर दिया होगा वो जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, उसमें फिर से सार्वधातर जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। तो यही तो हो रहा है। देखिए पहला पद जो है वो ए है, तो ए की जगह ए लिख दिया, फिर ए प्लस डी, फिर जो आया फिर से डी जुड़ा, तभी तो ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस डी प्लस डी तभी ए प्लस 2d, और फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d। इस प्रकार से हो जाता है। पहले 4 पद हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अगला क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर है 0। ए बराबर जब -2 है और डी 0 है तो 0 0 जुड़ के जो आएगी वो समांतर श्रेणी पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि -2 हम जानते हैं समांतर श्रेणी बनाने के लिए डी का मान 0 अगर होगा तो वहाँ पे
निरंतर जो पद प्राप्त होंगे वो वही पद प्राप्त होंगे जो पहला पद है, क्योंकि ए पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। और जब d का मान शून्य है तो a बराबर -2 और यहाँ पर a का मतलब -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0 कामा -2 प्लस 3 इंटू 0, मतलब d का मान 0 है तो -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, इस प्रकार से ये चलेगा। तो ये पद निकल के आ जाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि ये जो होगी इसमें सार्वधातर तो है, सार्वधातर 0 है, अंतर बराबर चल रहा है, लेकिन ये 0 अंतर वाली ये जो श्रेणी है ये विशेष श्रेणी कहलाती है। इसमें पद में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती है, जो पहला पद है वही अंतिम पद है, वही बीच वाले पद हैं सब, क्योंकि इसमें न 0 का मतलब है न कुछ बढ़ेगा न कुछ घटेगा। आप लोग ये समझ सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं इसी प्रश्न का, यानी सवाल नंबर 2 चल रहा है। तो दूसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम इसी का तीसरा खंड देखते हैं। a बराबर है 4, d बराबर है -3। तो आप लोग कर भी लेंगे a बराबर 4, तो पहला हो जाएगा, देखिए a जो 4 पद होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। चौथा पद a प्लस 3d। पांचवा पद ऐसे होगा a प्लस 4d। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहला a नहीं, a की जगह पे 4 रख दीजिए, फिर a प्लस d मतलब 4 प्लस और d का मतलब है -3 कामा 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर कामा 4 प्लस 2 गुणे 2 नहीं 3 गुणे -3। इस प्रकार से करेंगे तो इसको हल कर लेंगे। 4 कामा ये हो गया 4 प्लस -3, यानी 4 -3 कितना हो जाएगा? 4 -3 कितना हो जाएगा? यानी 3 घटेगा। आप लोग ये समझे 3 कम होगा। तो यहाँ पर 4 -3, इसका मतलब 4 -3। चलो हम थोड़ा विस्तृत में लिख देते हैं। फिर अगला हो जाएगा 4 -6, 2 3 6, माइनस और प्लस की गुणा माइनस ही रहेगी। 4 -9, फिर क्या हो जाएगा 4 कामा 4 -3 यानी 1, फिर उसके बाद 4 -6 -2, फिर 4 -9, फिर कितना हो जाएगा 4 -9 -5। अब ये समझिए 3 घट रहा। आप लोग अगर इतना नहीं करते डायरेक्ट समझो, पहला 4 फिर 3 घटा दो, 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 3 जाएगा तो -2, फिर -2 -3 यानी -2 से भी 3 कम, 3 पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। -5 के भी जब और पांचवा पद अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऐसे चलेगा, लेकिन हमको 4 पद ही पूछे गए हैं तो 4 पद हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तीसरा खंड हो गया इसका। अब हम चौथा खंड देख लेते हैं। इसी का चौथा खंड क्या है देखते हैं। चौथा खंड, तो चौथा खंड क्या है? चौथे में a बराबर दिया है -1 और d बराबर दिया है 1/2। d बराबर कितना दिया है? 1/2। देखिए उसी प्रकार से करेंगे। 1/2 हम जोड़ते जाए। 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो a प्लस डी, ये जो शुरुआत के 4 पद हैं उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। a प्लस 3d, 4 ही पद लिखने हैं तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a का मतलब -1, थोड़ा शार्ट में करने का प्रयास करेंगे। -1 और प्लस 1/2, d है 1/2 यानी आधा जुड़ेगा। जो भी आएगा उसमें आधा आधा जुड़ेगा। -1 फिर प्लस 2 इंटू 1/2, फिर अगला पद होगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो देखिए क्या पद निकलेंगे? -1 प्लस 1/2 को हल कर लीजिएगा तो निकलेगा -1/2। फिर ये होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। फिर क्या है? -1 प्लस 3/2। तो देखिए -1 कामा -1/2 और इनको हल करेंगे तो ये 0 और ये -1 प्लस 3/2
में से 1, अर्थात 1.5 में से 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3 का आधा 1.5, और उसमें से 1 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 1.5 में से 1 निकलेगा तो 1/2, अर्थात आधा आधा जुड़ रहा है। अब आप समझिए, ये पहले था -1 में आधा जुड़ेगा तो आधा बचेगा माइनस का, फिर और आधा जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में आधा तो 1/2। इस प्रकार से ये 4 पद निकल गए। आप लोग इसको समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, हल करते हुए चले जाना है कि जो पद हो उसमें d को जोड़ते हुए जाना है। पहले में पहला पद लिखो, उसमें फिर अगला पद निकालने के लिए d जोड़िए, फिर अगला पद निकालेंगे फिर d जोड़िए। तो वही तो हम कर रहे हैं, a + d, a + 2d, a + 3d ये कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अब इसका ही एक खंड और बचा है 5वां, उसको हम लोग देख लेते हैं। 5वां क्या है? 5वां इसमें देखिए, इसी का 5वां खंड है। 5वां है a बराबर दिया गया -1.25 और d बराबर दिया है -0.25, ये दिया गया है। और हमको वही निकालना है समांतर श्रेणी के 4 पद। तो 4 पद, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे बताइए? प्रथम 4 पद वही हम लिखेंगे a, a + d, a + 2d, a + 3d। तो पहला a का मतलब है -1.25, -1.25 प्लस d का मतलब है वो भी माइनस में है तो माइनस ही लिख दीजिए डायरेक्ट, 0.25। समझ रहे हैं कि नहीं? प्लस लिखें, अंदर माइनस लिख लें, ऐसे चाहे लिख दीजिए, चलिए। और उसके बाद में कामा -1.25, अर्थात ये वाला पद लिख रहे हैं। अब +2 और d का मतलब है -0.25, ये हो गया। फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, a का मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मतलब है -0.25। इसको हल कर लीजिए। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? पहला पद तो वैसे ही -1.25 और ये माइनस कितना हो जाएगा? देखिए -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25, प्लस और अंदर माइनस का गुणा हुआ है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस हो गया, माइनस दोनों जुड़ जाएंगे अभी, लेकिन अगले स्टेप में हम लोग जोड़ेंगे। फिर ये हो गया -1.25 और इधर देखिए इसका 2 के साथ में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी 0.5 हो जाएगा। 0.50 या 0.5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला क्या होगा? कामा लगा के ये होगा -1.25 और प्लस 75, तो प्लस क्या माइनस ये भी हो जाएगा 0.75। अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करने पर इधर देख लीजिए, पहला पद होगा यहाँ पे -1.25 कामा, इसमें जब जोड़ेंगे -1.25 प्लस माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? -1.50 और ये होगा -1.25 प्लस 50, तो ये हो जाएगा कॉमा। देखिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, कॉमा -1.25 और ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -1.75। फिर कॉमा, इसको हल करेंगे तो -1.25 और -0.75, तो ये निकल के आ जाएगा -2.00। तो ये जो है ये 4 पद निकल के आ जाएंगे जो कि एपी में होंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और ये पहले के 2 प्रश्न हो गए हैं और इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न हैं। तो पहले के 2 प्रश्न हमने इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे वीडियोज में बना के आपको बताएंगे। ये प्रश्नावली, इसमें 2 प्रश्न बचे हैं, वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। क्योंकि वीडियो छोटे छोटे रहते हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी आसानी होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे। और उसके जो भी खंड हैं, तीसरे में 4 खंड हैं, चौथे में
15 खंड हैं, तो कुल मिलाकर सवाल उसमें ज़्यादा ही मान लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उनको हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो अन्य प्रश्नावली इसकी आएगी उसको भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम इतने पर ही रोकते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।